उस औरत ने आज ऐसी बात कही थी कि खड़े खड़े ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मोबाइल स्क्रीन मेरी तरफ की तो मैं हैरान रह गई। उसमें तो मेरी एक वीडियो थी। फिर मेरी ऐसी वीडियो बन जाने का मतलब ये था कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं उससे आरज़ू मिन्नतें करने लगी। मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मेरी सारी बसी बसाई गृहस्थी खराब हो जाएगी। मैं इस समाज को क्या जवाब दूंगी। और उस औरत पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने वो वीडियो फिर से मुझे दिखाई और बुरी तरह से हंसने लगी। उसके बाद मुझे अपने साथ कहीं ले गई। मैं उस जगह को अच्छे से जानती थी कि ये वही जगह थी जहाँ पर लोगों की इज्जतों का सौदा होता है। उसने मुझे एक औरत के सामने ज़मीन पर फेंक दिया और कहने लगी कि ये आज से तेरी भी दुनिया है। जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो औरत तो मेरी अपनी सगी। मेरा नाम राधा है। मेरी एक छोटी बहन थी जिसका नाम मीरा था। वो मुझसे 4 साल छोटी थी। हम दोनों ही जवान लगते थे क्योंकि वो कद काठ में मुझसे लंबी थी। मेरे मम्मी पापा और हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे, पर ये घर हमारा अपना था और उस घर के लिए झगड़ा चल रहा था। हमारे ताया और मेरे पापा के बीच बहुत लड़ाई चल रही थी। केस चल रहा था। बस इस घर का ही सहारा था। पापा हमेशा यही कहते थे कि इस घर को बेचकर कोई छोटा सा घर ले लेंगे, कारोबार भी बना लेंगे और हमारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। बस एक दफ़ा फ़ैसला हमारे हक़ में हो जाए। और ऐसा ही हुआ कि फ़ैसला हमारे हक़ में हो गया। वो दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। हम बहुत खुश थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ताया के भेजे हुए गुंडे आ गए। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को हमारी आंखों के सामने कत्ल कर दिया और हम लोग वहाँ से भाग गए। वो हमारे पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा कि जाने दो, हमें छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो कहने लगे कि तुम सबको ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है। एक घर के पीछे मेरे ताया ने हम सब की जान की कीमत लगा दी थी, और क्यों ना लगाते, वो हमसे भी ज़्यादा गरीब थे। और एक घर की कीमत कोई मजाक नहीं था। अगर उसको बेचते तो करोड़ों में बिकता। एक साथ ही एक झटके में उनकी ज़िंदगी बदल जाती। मेरे मम्मी पापा तो दुनिया में ना रहे। अब हम दोनों बहनों की जान पर बनाई थी। जब मैंने देखा कि भागने के लिए आगे कोई रास्ता ही नहीं था, मेरी बहन मेरे गले लगे खड़ी थी और वो लोग हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वो हमें जान से मारना चाहते थे। मैंने कहा कि देखो, मुझे जान से नहीं मारो, तुम इस लड़की को ले लो, इसके साथ जो भी करना है करो, पर मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो इस बात पर आपस में बातचीत करने लगे, हैरान होने लगे। शायद उनको ये ऑफ़र अच्छी लग रही थी। मेरी बहन ने मेरी तरफ देखा जैसे कह रही हो कि दीदी आप क्या कह रही हो। मेरी मम्मी ने कहा था कि अगर ऐसा कभी कोई भी मौका आए, हम दोनों इस दुनिया में ना रहे, तो मीरा का ख्याल तुम्हें ही रखना है। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही थी? मैं उसे बेच रही थी, सौदा कर रही थी उसका। वो सौदे के लिए मान गए। मैंने मीरा को उनकी तरफ धक्का दे दिया। वो कहने लगी जाने दो मुझे। वो रोने लगी, दीदी दीदी कहकर मुझे बुलाने लगी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और मैं वहाँ से ऐसे भागी कि बस पीछे मुड़कर नहीं देखी। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ, पर मेरी जान बच गई। मैं मरना नहीं चाहती थी। मैंने अपने मम्मी पापा को मरते हुए देखा था। हमारे ऊपर क़यामत गुजरी थी। ये क़यामत बहुत बुरी थी और क़यामत में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। मैं एक औरत के घर के बाहर जाकर बेहोश हो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो उसने मुझे देखा और कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लड़की। मैंने बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। उसने मुझे अंदर बुला लिया और कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं बीमार रहती हूँ। अगर उनको संभालने का काम करो तो मैं तुम्हें इस घर में जगह दे दूँगी। मैं फ़ौरन मान गई। मैं उसी के घर में रहने लगी और उसके घर के काम भी करती, बच्चों को भी संभालती। वो मुझे पैसे भी देती, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी और कपड़े वगैरह भी देती। 5 साल तक मैंने वहीं पर काम किया। उसके बच्चे जवान हो गए। फिर उसने अपने ही रिश्तेदार के साथ मेरी शादी करवा दी। जिस आदमी के साथ उसने मेरी शादी करवाई थी उसका नाम दीपक था। वो इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरा सहारा था, मेरा पति था। पर जैसे ही मैं उसकी ज़िंदगी में गई, उसके छोटे से कारोबार को ऐसे भाग लग गए कि वो अच्छे भले पैसे कमाने लगा।
हमने छोटा सा घर भी बना लिया और 7 साल के अंदर मेरी ज़िंदगी बदल गई। जब मैं और मेरी बहन उस घर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो उस वक्त मेरी उम्र 18 साल की थी और अब मैं 25 साल की हो चुकी हूँ। मैं अभी भी जवान लगती हूँ और मेरी औलाद नहीं थी, पर अभी हमारी ज़िंदगी शुरू हुई थी। मैं बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैं अपने पति के दिल पर राज करती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो कहता था कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो सब कुछ ठीक हो गया है। उस हिसाब से मेरी बहन जो उस वक्त 14 साल की थी शायद अभी 21 साल की हो गई होगी, या फिर पता नहीं वो है भी कि नहीं। मुझे इतने सालों से उसकी आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई देती है। मुझे अक्सर बुरे ख्वाब आते हैं। मुझे वही रात बार बार ख्वाब में आता कि जब मैं उसका सौदा कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी जान बचाना चाहती थी, मैं मरना नहीं चाहती थी। फिर मैंने सोचा कि जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। शायद उसके नसीब में यही लिखा था और मेरे नसीब में भी यही लिखा था कि मैं अपने अच्छे भले घर से भागी, फिर किसी के घर की नौकरानी बन गई और अब किसी की पत्नी हूँ। वाकई वक्त बदलते देर नहीं लगती। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था लेकिन औलाद नहीं थी। मेरे पति को इस बात से भी कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उसे बच्चे पसंद नहीं थे। वो कहता था कि एक दफ़ा बच्चे पैदा हो जाए तो फिर इंसान कहीं का नहीं रहता, ना कहीं आ सकता है ना कहीं जा सकता है, ना दिन को सुकून ना रात को आराम। बस जब बच्चे पैदा होने होंगे तो हो जाएंगे। इस बात से तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि ना कोई मेरी सास थी और ना कोई ननद। मैं तो अकेली रहती थी। मेरा पति भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। शायद मुझे मेरी बहन की बद्दुआ लगी थी कि मैं कुछ भी करने जाती तो वो काम उल्टा ही हो जाता। मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती थी। सब कहते थे इतना भी काम तो नहीं रहता तुम्हारे घर में, तुम्हारी ज़िंदगी सीधी सादी है, फिर तुम क्यों बीमार रहती हो। मेरे पति के रिश्तेदार थे, उन्हीं के बीच में अपनी इज्जत बनाने के लिए लंबी लंबी बातें करती। कभी कहती मेरे पति ने ये लेकर दिया, कभी कहती वो लेकर दिया। शायद उनकी भी नज़र थी कि मेरी ज़िंदगी में सुकून बिल्कुल नहीं था। रातों को बुरे ख्वाब आते थे तो मैं जाग जाती। पति से कहती कि मैं अपनी मम्मी पापा वाली बात से परेशान हो जाती हूँ। उसे ये नहीं बताती थी कि मेरी कोई बहन भी थी। उसे सिर्फ़ इतना ही बताया था कि बस मेरे मम्मी पापा थे और मैं थी, और ताया ने हमारे घर पर लोगों को भेजकर हमला करवा दिया और मैं भागकर इधर आ गई। मैं जिसको भी अपनी कहानी सुनाती उसमें अपनी बहन का ज़िक्र नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं अपनी बहन का ज़िक्र करती तो फिर मैं बुरी बनती और मैं बुरी नहीं बनना चाहती थी। और फिर एक दिन लगता है कि मुझे मेरी बहन की बद्दुआ लग ही गई कि मेरा पति आजकल मुझसे कुछ दूर दूर रहने लगा था, अपने फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहने लगा था। लेकिन ये बात इतनी भी अजीब नहीं थी क्योंकि आजकल मर्दों को और कोई काम नहीं रहता, घर आते ही फ़ोन पकड़ लेते हैं। मेरी सारी सहेली यही कहती थी कि हमारे पति भी ऐसा ही करते हैं। पर मेरे पति का फ़ोन की तरफ देखकर मुस्कुराना, अचानक से कॉल आना तो फ़ोन उठाकर बाहर चले जाना, घंटों तक बातें करते रहना, कभी कुछ भूल जाना, कभी किसी बात को याद ना रखना। और एक दिन तो हद ही हो गई। आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरा पति फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैं हैरान थी। मैंने कहा कि इस टाइम किससे बात कर रहे हो? तो कहने लगा कि लंदन में मेरा एक दोस्त है, उससे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रात है लेकिन वहाँ पर दिन है, इसलिए वो मुझसे बात कर रहा है। मुझे हमेशा ही लाजवाब कर देता था क्योंकि मुझे बड़ा ही अजीब सा जवाब देता था। लेकिन मैं भी औरत थी, अपने पति को अच्छी तरह जानती थी। उसकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ ज़रूर चल रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। पर कहते हैं ना कि इंसान जिस बात से डरता है वही उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा पति अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी। मैंने सोचा कि शायद उसकी कोई रिश्तेदार होगी। मेरे दिमाग में फ़ौरन ही बहुत सारे सवाल आने लगे, लेकिन उसकी कोई भी रिश्तेदार इतनी ज़्यादा खूबसूरत और दुबली पतली नहीं थी।
जिसे कपड़े पहनने का और मेकअप करने का इतना अच्छा ढंग हो, वो शक्ल से कुछ अजीब सी लग रही थी। ऐसा लगता था किसी फ़िल्म या ड्रामे में काम करती हो। मैंने अपने पति से कहा कि ये कौन है? उसने कहा कि पहले इसे खाना तो खिलाओ, इसके लिए कमरा साफ़ करो, फिर मैं बताता हूँ। हम सब ने बैठकर खाना भी खा लिया, मैंने कमरा भी साफ़ कर दिया और वो वहाँ पर जाकर आराम करने लगी। मेरे पति ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठाया और कहा कि तुम मेरी बड़ी प्यारी पत्नी हो, पर देखो जब हम दोनों की शादी हुई थी तो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर अब मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है और मैं एक साथ 2 पत्नियां रख सकता हूँ, इसलिए मैंने शादी कर ली है। मैंने ये बात सुनी तो अपने पति से कहा कि तुमने दूसरी शादी कर ली, मुझे धोखा दिया, ये क्या किया तुमने? उसने कहा कि इसमें धोखा कैसा, पत्नी है वो मेरी, मैंने शादी की है उसके साथ। मैंने कहा कि वो कौन है? उसने कहा कि वो नाचने गाने में काम करती है। मैंने कहा कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम ऐसी जगहों पर भी जाते हो और वहीं से इसको पसंद करके लाए हो। कोई तो बुरा काम छोड़ दिया होता, शादी करने की क्या ज़रूरत थी? जब ऐसी जगहों पर जाते हो तो और भी बहुत कुछ चलता होगा, तो फिर शादी करके यहाँ क्यों लेकर आए हो? इस बात पर मेरे पति ने मेरे मुँह पर थप्पड़ दे मारा। उसने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, वो मुझे पसंद आ गई इसलिए मैंने उससे शादी कर ली है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि आज से इस घर पर उसका राज होगा, वो जो कहेगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर इस घर में उसके साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखोगी तो ठीक है, नहीं तो वो जो मुझसे कहेगी मैं तुम्हारे हक़ में वही फ़ैसला करूँगा। मैंने कहा कि मैं एक पल में इतनी बुरी हो गई हूँ, क्या जादू कर दिया है उसने आपके ऊपर? उसने कहा कि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, तुमने मुझे बेवफ़ा कहा है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरा पति मेरे साथ उल्टे सीधे खेल खेल रहा था, वो मुझसे जान छुड़वाना चाहता था इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। अभी कल तक तो मैं उसकी जान थी और आज वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता था। मेरी तो किस्मत का पासा ही पलट गया था। अब मैं क्या करती? मेरा पति भी बड़ा ज़ालिम था। उसे तो पता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, उसी के रिश्तेदारों से मेरी थोड़ी जान पहचान थी। मैंने उसी के घर वालों को अपना समझा और उन्हीं को सब कुछ समझा। उसी की एक कज़िन भी थी जो अब मेरी सहेली थी। जब मैंने उसे ये सब कुछ बताया तो वो भी हैरान हो गई। मैंने उसे कहा कि फ़िलहाल ये बात किसी को नहीं बताना। उसने कहा कि देखो, यहाँ से निकलकर तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम उसकी पत्नी बनकर रहोगी तो फिर उसको भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे हटा तो तुम सीधा पुलिस के पास चले जाना और इस तरह तुम इसी घर में रहोगी। और कहना मैं किसी को तंग नहीं करूँगी, उससे अपना जेब खर्च लो, अपना खर्चा भी लो और पत्नी की तरह उसकी ज़िंदगी में रहो। उसको आज़ाद छोड़कर चली जाओगी ताकि वो तुम्हारे घर में तुम्हारे ही सामान के साथ किसी और के साथ रहे, खुशियाँ मनाता फिरे। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। मुझे यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। मैंने अपने पति से कह दिया कि मैं इस घर में रहूँगी। उसने कहा कि फिर घर के काम वगैरह करना पड़ेगा क्योंकि नई नवेली दुल्हन से तो काम नहीं करवाते। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी तो मैंने भी तुमसे 2 महीने तक घर का काम नहीं करवाया था, ये बात तो तुम्हें याद ही होगा। मैं खामोश हो गई। मेरा तो खून खौल रहा था। मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं बता भी नहीं सकती। उस औरत की शक्ल देखकर मैंने अपना कितना खून जला लिया था, पर मैं क्या करती? मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं उसी घर में रहने लगी और 3-4 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से सब्र के साथ गुजार दिए। सारे घर के काम भी मैंने किया, उसके लिए खाना भी बनाया, उनके किसी मामले में भी नहीं बोली। पर जब मैंने देखा कि मेरा पति अपनी दूसरी पत्नी का हाथ पकड़े मेरे ही कमरे में रात के टाइम जा रहा था, तो मैं बुरी तरह से बिखर गई। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन मेरी सौतन ने मुझसे कह दिया कि ज़रा चाय बना दो। मेरा पति घर पर नहीं था तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं सिखाई है? मुझे पता था कि ऐसी औरतों को अपने बाप का पता नहीं होता, इसलिए मैंने उसके बाप की बात की थी। मुझे लगा कि ये टूट जाएगी जब उसको मैं ये कहूँगी कि तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम तो एक नाचने गाने वाली औरत हो और मैं इज़्ज़तदार माँ बाप की जायज़ औलाद हूँ।
तो उसको दुख पहुँचेगा, उसको तकलीफ़ होगी, लेकिन उसे क्या तकलीफ़ होनी थी। उसने तो मेरा ही हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गई और वहाँ जाकर ज़बरदस्ती मेरी वीडियो बनाने लगी। उसने कहा कि तुम्हें तो मैं वहीं पर बेच कर आऊँगी जहाँ से तुम्हारा पति मुझे लेकर आया है, चलो मेरे साथ। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? उसने कहा कि आओ तो सही, आज मैं तुम्हारा कांटा निकालूंगी। मैंने कहा कि मेरा पति वापस आएगा, मेरे बारे में पूछेगा तो उसे क्या कहोगी? उसने कहा कि वो तुम्हारे बारे में पूछेगा ही नहीं, और अगर पूछा तो मैं कह दूंगी कि तुम किसी और के साथ भाग गई हो। और अगर मैं ये भी कहूँगी ना कि मैंने तुम्हें मारकर कहीं फेंक दिया है तो उसे तब भी बुरा नहीं लगेगा। ज़रा मेरी शक्ल देखो और ज़रा अपनी शक्ल देखो, बूढ़ी हो गई हो तुम, इतने सालों में उसको औलाद तक नहीं दे पाई। मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, मुझे अपने आप को सच संवार कर रखने का हुनर आता है। और जिस औरत के पास ये हुनर रहता है वो कभी अपने पति के दिल से नहीं उतरती। तुम्हारा कांटा तो मैं आज निकालूंगी, तुम मेरे साथ रहने पर मान गई, ये बात कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहने पर कैसे मान जाऊं? मैं नहीं चाहती कि मैं जिस घर में अपने पति के साथ रह रही हूँ उस घर में तुम भी रहो। ज़रा आओ तो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें एक अलग ही दुनिया दिखाती हूँ। तुम जैसी शरीफजादी अपने ऊपर बड़ा गुरूर करती है ना, जो सहूलतें उनको मिलती है उन पर नाशुक्री करती है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमारी तो ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए थी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि औरत के लिए सबसे बुरी ज़िंदगी तभी होती है जब वो कोठे में पैदा होती है। जैसे कि मैं पैदा हुई थी, वो मुझसे ये सारी बातें करती जा रही थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जा रही थी। थोड़ी देर के बाद हम एक टैक्सी में बैठ गए तो वो खामोश हो गई। मैंने कहा कि ये पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रही है, पर दिल में ये सोचने लगी कि जब मेरे पति को पता चलेगा कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो वो इस पर गुस्सा करेगा। आखिर मैं उसकी पत्नी थी, उससे शादी की थी मैंने। ये मुझे कहीं नहीं लेकर जा सकती थी। मैं भी खामोश हो गई। हम उस जगह पर पहुंच गए तो मैंने देखा ये तो मुझे वाकई कोठे पर ले आई थी। उसने क्या कर दिया? क्या ये सच में मुझे बेचने वाली थी? अब तो मुझे भी डर लग रहा था। वो कहते हैं ना कि फ़लाँ औरत बड़ी ख़तरनाक है, तुम्हें तो खड़े खड़े बेच देगी। वाकई कुछ औरतें ऐसी होती है, और ये तो थी भी इसी इलाके की। उसने ये बात अपनी ज़ुबान से मानी थी। मेरे पति ने तो कहा था कि ये सिर्फ नाच गाना करती है, लेकिन ये तो लगता है कि पक्की तवायफ थी। अगर ये बात मैं अपने पति को बताती तो वो कभी भी यकीन नहीं करता, क्योंकि वो यही समझता है कि मैं तो उसकी दुश्मन हूँ, उसके लिए कुछ अच्छा तो नहीं सोच पाऊँगी, इसलिए ये सब कुछ मैं कह रही हूँ। उसने मुझे एक जगह पर लाकर बैठा दिया। मैंने कहा कि तुम मुझे कोठे पर क्यों लेकर आई हो? पागल औरत, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? उसने कहा कि हाँ, अब तुमसे जान छुड़वानी है तो कुछ न कुछ बदले में भी तो मिलनी चाहिए। अभी तुम इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हो, 3-4 साल तो यहाँ आराम से निकाल लोगी, और तुम्हारे बच्चे भी तो नहीं हुए हैं जो तुम इतनी जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। और अगर तुम्हारे बच्चे हुए होते तो फिर यकीनन तुम बहुत ज़्यादा ख़राब लगती और कोई तुम्हारे पैसे भी नहीं देता। लेकिन अभी तक तुम ठीक ठाक हो। मैंने कहा कि बकवास बंद करो अपनी, ये क्या बोलती चली जा रही हो? मैं वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन मुझे एक औरत ने पकड़कर ज़मीन पर धक्का दे दिया और एक औरत के कदमों में जाकर मुझे फेंक दिया। मेरा सर झुका हुआ था, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई बुरा ख्वाब है जो टूट जाएगा, मेरी आँख खुल जाएगी, लेकिन ख्वाब टूट ही नहीं रहा था। उस औरत ने मेरी सौतन से पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि इसको यहाँ पर काम करने के लिए लेकर आई हूँ। इसके पति से मैंने शादी कर ली है, मैं नहीं चाहती कि ये उस घर में रहे। ये औरत शायद इस कोठे की मालकिन थी, जैसा कि फिल्मों ड्रामों में दिखाया करते हैं। वो एक बड़े से तख्त पर बैठी थी। उसके कपड़े इतने खूबसूरत थे और इतने लंबे थे कि उस तख्त से नीचे लटक रहे थे। मेरी आँखों के सामने उस वक्त उसके कपड़े ही थे, क्योंकि मैं उसके कदमों में बैठी थी। मैंने सर झुकाया हुआ था। उसने कहा कि देखो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुमने शादी कर ही ली थी तो बस इसको भी वहाँ पर रहने देती। उसने कहा कि आपको तो पता है तवायफ खानों में डोलियाँ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो आदमी मुझे यहाँ से ले गया। अब मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरा घर बर्बाद हो।
मैं यहाँ फिर वापस नहीं आना चाहती हूँ और आपको भी तो मेरी कमी महसूस हुई होगी ना, तो इसी को आप अपने पास रख लो। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी भी शरीफ औरत को यहाँ पर नहीं रखूँगी। ना उसने अभी तक मेरी शक्ल देखी थी और ना ही मैंने उसकी शक्ल देखी थी। पता नहीं क्यों मुझे उसकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी। उसने कहा कि वो किसी शरीफ औरत को यहाँ नहीं रखना चाहती। जब मैंने आँख उठाकर उसकी तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और जब उसने मुझे देखा तो वो भी हैरान रह गई। उसने मुझे कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और कहा कि दीदी आप, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मैं हैरान रह गई कि मेरी बहन इस कोठे की मालकिन कैसे बनी बैठी है। वो सब लोग भी हैरान होने लगे। मेरी सौतन ने कहा कि क्या हुआ दीदी, आप इसको जानती हो क्या? तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं जानती हूँ। ठीक है, ये यहीं पर रहेगी, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। वो वहाँ से चले गए। मैं अपनी बहन के गले लग गई। मैंने कहा कि शुक्र है ईश्वर का कि ये तुम हो, नहीं तो मैं समझी कि आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख उस औरत ने क्या किया, तेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया। मेरा ही पति यहाँ पर आता था, काश कि मैंने किसी तरह उनको रोक लिया होता। उसने मुझे यहाँ पर लाकर बेच दिया। पर देखो ईश्वर का करिश्मा कि मेरे सामने तो मेरी बहन खड़ी है। अब तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरी बहन खामोश थी। मैं बोलती चली जा रही थी लेकिन वो ना तो किसी बात का जवाब दे रही थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई फ़र्क पड़ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या सोच रही है। अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मैंने कहा कि क्या हुआ, तू अभी तक नाराज़ है मुझसे? अरे ऐसे हालात में मैं और क्या करती। जान तो हमेशा अपनी ही प्यारी होती है ना। शायद वो पुरानी बात को लेकर अभी तक नाराज़ थी, इसलिए मैंने वो बात दोहरा दी और ये कह दिया कि मैं मजबूर थी और जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया था। उस टाइम मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी यही करता। लेकिन तू बता, तू यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मेरी बहन ने कहा कि मंजिल तो देख ली है आपने, रास्ते के बारे में मत पूछो। अगर बताने बैठ गई कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची तो शायद आपके मरे हुए दिल को भी रोना आ जाएगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि मैं इस तवाइफ खाने की मालकिन हूँ। आपको क्या लगता है कि पढ़ाई करके डिग्री लेकर मुझे ये जगह मिली है? इस तरह आई होंगी। मैंने यहाँ क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया, क्या क्या नहीं देखा, तब इस मुकाम पर बैठी हूँ। अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी अकल और दिमाग की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। आपने तो मुझे बेच दिया सिर्फ़ अपनी जान बचाने के लिए। नहीं हूँ मैं आपकी बहन और नहीं करूँगी मैं आप पर कोई रहम। कीमत अदा की है मैंने आपकी और आपकी यही सज़ा है कि आप ज़िंदगी भर यहीं रहोगी, अब अपने पति से दूर, और वही ज़िंदगी जियोगी जो मैंने जिए है। जो मेरे साथ हुआ वही अब आपके साथ होगा। जब मेरी बहन ने ये बात कही तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि तू ऐसा नहीं कर सकती, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, बड़ी बहन माँ की तरह होती है। उसने कहा कि छोटी बहन भी औलाद की तरह होती है। जब आप अपनी औलाद को बेच सकती हो तो मैं भी अपनी माँ को बेच सकती हूँ। मैं उससे 2 कदम पीछे हट गई। मैंने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती ये सब कुछ कहते हुए? अरे तूने अपने नसीब की काटी है, जो तेरे नसीब में लिखा था वही तो मिला, इसमें मेरा क्या कसूर? उस दिन मेरी जान बच गई लेकिन तुम सबके ऊपर ये मुसीबत आ गई। मेरी किस्मत थी तो मैं बच गई ना। उसने कहा कि अभी तो ये आपकी किस्मत है कि आप यहाँ पर आ गई है, वरना ऐसा तो नहीं कोई उठकर तवाइफ खानों पर आ जाता है। ऐसा तो नहीं कोई किसी को बेच देता है। आपके पति ने एक तवाइफ से शादी कर ली, क्योंकि ऐसे कितने मर्द हैं जो तवाइफ़ों से शादी करते हैं। ये सब कुछ भी किस्मत ने किया आपके साथ। किस्मत ही आपको घसीट कर यहाँ तक लेकर आई है मेरे सामने, मेरे कदमों में, ताकि आपके साथ वो हो सके जो मेरे साथ हुआ था और आपको पता चले कि आपने गलत किया था। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा कि नहीं, आपकी माफ़ी मेरे पास नहीं है। वो अपना खूबसूरत जोड़ा उठाती हुई वहाँ से चली गई और वो लोग मुझे लेकर किचन में छोड़ गए। उन्होंने कहा कि आज से सबके लिए खाना भी तुम्हें पकाना है और सबके बर्तन भी तुम्हें ही धोने हैं। मैं हैरान रह गई कि मेरी बहन ने मुझे खाना पकाने और बर्तन धोने के काम में डाल दिया था। शायद अभी भी उसके दिल में रहम था, इसलिए उसने मुझे दूसरे काम में नहीं डाला। अब मैं यहीं पर रहती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सबके लिए खाना पकाती हूँ।
यहाँ मेरी इज़्ज़त महफूज है, पर मेरे पति को अभी तक मेरा एहसास नहीं है और यही मेरी ज़िंदगी है। मैंने जो बुरा किया मेरे साथ भी बुरा हुआ, यही तो ईश्वर का फ़ैसला है। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।